स्क्रीन विजिबल है? हेलो, यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो कल हम एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई प्रोग्राम क्या होता है, स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम जो है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, ये सब डिस्कस किए थे। आज हमको डिस्कस करना है क्या? बाइट कोड। क्या डिस्कस करना है? बाइट कोड। ये तो यहाँ बाइट कोड की बात करेंगे। क्या है बाइट कोड? तो हमारी जो जावा है, सबसे पहले समझो जावा जो है हमारा, जावा प्रोग्रामिंग हमारा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। हमारी जावा कैसी लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये क्या है, प्लेटफॉर्म से मतलब क्या है इसका, ये अभी कुछ देर से समझेंगे। और अभी बात करते हैं बाइट कोड की। बाइट कोड क्या होता है? एक ऐसा कोड, जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो जावा का प्रोग्राम जब रन करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, कंपाइलर। क्योंकि हमारे पास जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, ये इसका जो मदर लैंग्वेज है कौन सा है? 0 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सी लैंग्वेज है? मदर लैंग्वेज। अरे तो मदर लैंग्वेज तो है, बट ये कैसी लैंग्वेज है? इसको हमने एक नाम दिया था, बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज है ना, जो कि कंप्यूटर समझता है, उसकी नेटिव लैंग्वेज है। और हम कोड लिख रहे हैं जावा में, और जावा का कोड होता है किसमें? इंग्लिश में। हम इंग्लिश के वर्ड ही यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या चीजें आती हैं। हम अगर कुछ कोड यहाँ पे जावा का लिखा हुआ कोड हमने जावा में लिखा है, इंग्लिश में होगा वो, तो हम डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। यानी कंप्यूटर ना डायरेक्ट इस इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता। इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें? 0 1 में। यानी हमारा जावा का कोड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? 0 और 1 में। ठीक है, जावा का कोड किसमें कन्वर्ट होगा? 0 1 और में। और ये चीज करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर जैसी चीज अवेलेबल होती है। क्या अवेलेबल होती है? ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर अपने पास दो तरीके के हैं, दो टाइप के ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, हमारे पास जो ये देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेटर है सॉफ्टवेयर ही है। ये क्या करते हैं, हमारे जो जावा प्रोग्रामिंग में लिखा गया कोड है, जो इंग्लिश का कोड है, उसको कंपाइल करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं किसमें? 0 1 पे, जो कंप्यूटर समझता है उसकी लैंग्वेज में। ये ठीक वैसे है कि मान लो कि अब हमें इंग्लिश आती है, या कोई ऐसी लैंग्वेज, मान लो इंग्लिश ही आती है, हम इंग्लिश समझते हैं, और हमें जाना है कहीं आउट ऑफ कंट्री में।
जैसे चाइना में जाना है, ठीक है, जापान जाना है, वहाँ जापानीज चलती है, चाइना में चाइनीज लैंग्वेज चलती है। तो अब वहाँ के लोगों से हम कैसे कम्युनिकेट करें? वहाँ जाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? कोई ऐसा पर्सन जिसको हमारी लैंग्वेज भी आती हो और चाइनीज की लैंग्वेज भी आती हो। ऐसा हो सकता है ना? मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और मुझे जाना है कहाँ पे? मैं कहाँ पे खड़ा हूं? ये एक ऐसा सर्कल जहां मैं चाइना में खड़ा हूं, चाइना में, ठीक है। और एक पर्सन यहाँ पे और है जो कि चाइनीज है, चाइना का है, ठीक है। और ये वाला पर्सन इंडिया का है। अब अगर ये वाला पर्सन इससे कम्युनिकेट करना चाहता है और ये वाला इससे, यानी एक दूसरे से ये बातें करना चाहते हैं, तो भैया इसको तो चाइनीज आती है और इस वाले को, इंडिया वाले को, इंग्लिश समझ आती है ना? तब बीच में एक ऐसा पर्सन हमें चाहिए होगा जिसको ये चाइना की लैंग्वेज भी आती है और इंग्लिश भी हम बोल सकते हैं, जो इंडियन पर्सन को इंग्लिश आती है, ठीक है। अब ये अपनी बात इंग्लिश में इस पर्सन से करेगा और ये पर्सन फिर इसी को ट्रांसलेट करेगा और इसको किस में बता देगा? चाइना में। ऐसा होता है ना? यानी जिसको इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज आती है, तो वो एक एज अ मीडिएटर बीच में काम करेगा। और जब भी इंडियन पर्सन को चाइनीज पर्सन से कुछ बात करनी होगी तो वो बीच वाले पर्सन को बोलेगा इंग्लिश में, और बीच वाला पर्सन वही इंग्लिश में सुन के सेंटेंस को चाइनीज में कन्वर्ट करके चाइनीज वाले पर्सन को बोलेगा। देन चाइनीज पर्सन रिस्पॉन्स में चाइना की लैंग्वेज में वही बीच वाले पर्सन को अपने थॉट शेयर करेगा। देन ये फिर इंडिया वाले पर्सन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे बताएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस। कंप्यूटर में भी ठीक ऐसे ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर, सर हाँ सर एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। क्या होता है, कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, 0 एंड 1। हम कोड जावा में लिखते हैं, तुमने प्रीवियस क्लास पे भी जावा के प्रोग्राम बनाए होंगे। तो जावा में जो कोड लिखे होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं? कौन वर्ड किस लैंग्वेज में लिखते होते हैं? इंग्लिश में। उसके वर्ड्स इंग्लिश के ही तो होते हैं। पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, क्लास, ये सब इंग्लिश के ही तो वर्ड हैं, है ना? यस सर। ये इंग्लिश के वर्ड कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर केवल 0 1 सिग्नल्स को समझता है, ठीक है। तो अब हम जब कोड इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये कंप्यूटर कैसे समझ पा रहा है? तो बीच में एक मीडिएटर आता है, ट्रांसलेटर जिसे हम कहते हैं, और वो क्या काम करता है? हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में जो कोड लिखा गया है उसको कन्वर्ट करता है उसकी लैंग्वेज में, किसमें? 0 1 में। देन प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर। ठीक वैसे ये रियल लाइफ एग्जांपल दिया कि अगर मुझे इंग्लिश आती है और मैं चाइना में जा रहा हूँ तो वहाँ के सब लोग तो चाइनीज जानते हैं, है ना? तो अब मुझे वहाँ के लोगों से बात करना है तो क्या मैं कैसे बात करूंगा? तो मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो एज अ ट्रांसलेटर मेरे लिए काम करे। उस पर्सन को मेरी लैंग्वेज भी समझ आए और चाइनीज लैंग्वेज भी समझ आए, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों उसे आती हो, सॉरी इंग्लिश और चाइनीज दोनों उसे आती हो, है ना? तो उस केस में मैं इंग्लिश में उसे कुछ भी बोलूंगा तो वो मेरी इंग्लिश के सेंटेंस को सुनकर चाइनीज की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके चाइनीज पर्सन को सुनाएगा। देन चाइनीज पर्सन को वो चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि मेरा सेंटेंस जो मैंने इंग्लिश में उसको बोला वो सामने वाले चाइनीज पर्सन को उसको इंग्लिश में नहीं बताया, उसको उसने किस में सुनाया? चाइनीज में। अब वो चाइनीज पर्सन रिस्पॉन्स में चाइनीज की लैंग्वेज पे ही रिस्पॉन्स करेगा। तो वो जो बीच का पर्सन है जिसको दोनों लैंग्वेज आती है वो अब उस चाइनीज लैंग्वेज का सेंटेंस सुन के इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे बताएगा। समझ आ रहा है? तो मैं अपने थॉट्स को पर्सन तक शेयर कर पा रहा हूँ और वो भी अपने थॉट्स मेरे तक शेयर कर पा रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। बीच में एक पर्सन को मैं एज अ ट्रांसलेटर खड़ा करके रखा हुआ हूँ।
ये रियल लाइफ एग्जांपल था, हम रियल पे अपने मतलब अभी भी यूज करते हैं। मान लो हमें कुछ सेंटेंस समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश हमें नहीं आ समझ आ रही तो हम गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, देन हमें समझ आ जाती है हिंदी। ऐसा करते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक वैसे ही कंप्यूटर में होता है। अभी समझ आया ये रियल लाइफ एग्जांपल? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हम्म। Yes, sir. तो ऐसे ही कंप्यूटर में सेम ऐसी चीजें होती हैं, बट यहाँ पे जो ट्रांसलेटर होता है ये कंप्यूटर में भी हम जावा में इंग्लिश में कोड लिखे तो वो अब कन्वर्ट होगा 0 1 बाइनरी लैंग्वेज में, देन रिजल्ट भी आएगा, कंप्यूटर रिजल्ट भी देगा बाइनरी लैंग्वेज में ही। तो अब वो रिजल्ट हमें बाइनरी लैंग्वेज में हमें दिखता है क्या? नहीं, वो तो हमें हमारी लैंग्वेज में ही दिख जाता है। तो वहां पे भी कन्वर्जन होता है, तो ट्रांसलेट करता है। और ट्रांसलेट करने का काम, ट्रांसलेटर का काम यहाँ पे हमें कौन कौन करके देगा? एक तो है हमारा कंपाइलर और एक है हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, एक है हमारा कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर। ये दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब ये दोनों का काम क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है? ट्रांसलेट करना। क्या करना? ट्रांसलेट करना हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज एचएलएल को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को Low level language. लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और बाइनरी में 0 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो शॉर्ट में लिखा हो ना HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। जावा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब इसको मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी या 0 1 में कन्वर्ट करने का काम ये ट्रांसलेटर करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब दोनों का काम जब सेम है तो अंतर क्या है इन दोनों में? तो जो कंपाइलर है हमारा, वो एक हाँ, हमारा जो कोड है उसमें बहुत सारे लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये सबको एट वंस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू द मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज एट वंस। ठीक है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन रीड किया देन उसे 0 1 में कन्वर्ट किया, देन दूसरी लाइन, देन तीसरी लाइन, यानी लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर देता है और कंपाइलर एक ही बार में पूरा कोड को कन्वर्ट कर देता है। ये समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी ये भी क्लियर होना चाहिए। कन्वर्जन की जरूरत, ट्रांसलेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं इंग्लिश में, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता। उसकी लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें केवल 2 ही लेटर्स यूज होते हैं, कैरेक्टर यूज होते हैं 0 और 1। ठीक है, और उसी के कॉम्बिनेशन से पूरा इंस्ट्रक्शन बनता है और हम कोड लिखते हैं इंग्लिश में, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो जावा भी ट्रांसलेटर यूज करता है और कंपाइलर। ठीक है, जब भी, अब ये बाइट कोड पे आते हैं। ठीक है, जब भी मान लो हमारा यहाँ पे कुछ जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम हमने लिखा, तो जब भी हम इसको कंपाइल करते हैं, क्या करते हैं? कंपाइल। प्रोग्राम को रन करने से पहले ये कंपाइल होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड जब भी हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अब क्योंकि हमें मान लो कोई प्रोग्राम बना है रन, अब उसको हमें क्या करना है? प्रोग्राम हमने बनाया जावा का और मुझे आउटपुट चाहिए, तो क्या करना होगा? तो सबसे फर्स्ट स्टेप, प्रोग्राम तुमने बना लिया, सेव कर लिया, उसको सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल की नीड क्यों है? क्योंकि अब हमें उसको कन्वर्ट करना है 0 1 में, तभी तो कंप्यूटर से समझेगा। तो जैसे ही कंपाइल करते हैं तो हमें बाइट कोड मिलता है। ठीक है, और बाइट कोड क्या है? ये एक इंटरमीडिएट कोड होता है विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम। इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? जेवीएम। और जेवीएम एग्जीक्यूट करता है, देन हमें मिलता है नेटिव कोड, देन आउटपुट।
ठीक है, ये मैंने तुमको एग्जीक्यूशन का फ्लो भी समझा दिया हूँ। अभी हम बुक में वापस आएंगे, देखना ये सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी। ये मेरा एग्जीक्यूशन का फ्लो था। कैसे प्रोग्राम हमारा, सबसे पहले जावा का प्रोग्राम, उसको हमने कंपाइल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जावा का प्रोग्राम है, उसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल करते ही जस्ट कंपाइल के बाद हमें बाइट कोड मिलता है। क्या मिलता है, बाइट कोड। और बाइट कोड जब मिलेगा देन जेवीएम उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। बाइट कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है, इंटरप्रेट करना। कुल मिला के यहाँ कंपाइल यूज हुआ, कंपाइलर, और बाइट कोड को फिर इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे नेटिव कोड में कन्वर्ट। अभी नेटिव कोड क्या है अभी बताऊंगा। ठीक है, कन्वर्ट करता है, देन हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, और एक ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें विंडोज चल रहा है, सॉरी, इसमें विंडोज चल रहा है, इसमें लाइनेक्स चल रहा है, और इसमें मैक ओएस चल रहा है। ये जो विंडोज और लाइनेक्स और ये मैक, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। कोई भी हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप डिवाइस जो भी है, फोन का भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर, तो उनमें कोई ना कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर रन को हम यूज कर पाते हैं, स्टार्ट कर पाते हैं, उसमें हम इंटरफेस देखते हैं, यानी इंटरेक्ट कर पाते हैं बेसिकली। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे में, यानी यूजर और जो कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है हमारा, हमारे और यूजर सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाते हैं, हम कुछ कर पाते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, फोन पे ना हो तो हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, हमारा सिस्टम जो है वो ऑन ही नहीं होगा। कुल मिला के वो डब्बा जैसा है, किसी काम का नहीं है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो तुम जो फोन यूज कर रहे हो, फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा तुम्हारे, अगर तुम्हारा नॉर्मल एंड्रॉयड नॉर्मल फोन है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये जो एंड्रॉयड एंड्रॉयड बोलते रहते हो, एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि तुम्हारे फोन में इंस्टॉल है, जिसकी वजह से तुम फोन को चला पा रहे हो। वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर तुम ऐप इंस्टॉल कर रहे हो। अगर वो एंड्रॉयड ही ना हो तो तुम व्हाट्सअप कहाँ पे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम आईफोन यूज कर रहे हो तो उसके पास आईओएस करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इस कंप्यूटर में विंडोज का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जब मैं बोला था ना कि हमारा जावा कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये लिखा है। ये प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से था। किससे था, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पे विंडोज का प्लेटफॉर्म इसमें अवेलेबल है, इसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर है मेरे पास, और तीनों में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इतना क्लियर है। अब अगर मैं विंडोज के मशीन पे रहकर जावा का प्रोग्राम लिखूं, विंडोज के मशीन पे रह के जावा का प्रोग्राम लिखूं और उसको कंपाइल करूं, तो जब कंपाइल करूंगा तो मुझे वो बाइट कोड मिलेगा हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. अब ये बताओ, अगर मैं इस बाइट कोड को ले जाके लाइनेक्स वाले मशीन पे एग्जीक्यूट कराऊं, इस बाइट कोड को लाइनेक्स वाले मशीन पे ले जाके एग्जीक्यूट कराऊं, तो ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं। जेडीके सब में इंस्टॉल है। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि डेवलपमेंट के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जावा के प्रोग्राम हम जिसमें डेवलप कर पाए। जेडीके तीनों में इंस्टॉल है। अब मैंने विंडोज प्लेटफॉर्म में जावा का प्रोग्राम बनाया, कंपाइल किया, मुझे बाइट कोड मिल गया। अब इस बाइट कोड को मैं यहाँ पे लाइनेक्स के प्लेटफॉर्म में ले जाऊं,
या फिर मैं इसको मैक के प्लेटफॉर्म में ले जाके चलाऊं, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, रन होगा? बताओ। यस सर। बिल्कुल होगा। और यही चीज, इसी ये जो चीज पॉसिबल है ना जावा में, इसीलिए हम जावा को क्या बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। किसी स्पेसिफिक सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है जी। ठीक है, अगर इसमें हम कोई भी प्रोग्राम किसी प्लेटफॉर्म में बनाते हैं तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर जेडीके इंस्टॉल है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि अब जेडीके के अंदर हमें जेवीएम मिलता है, ठीक है, और बाइट कोड को तो जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा ना। तो अब इसमें भी जेवीएम है, इसमें भी जेवीएम होगा क्योंकि जेडीके है, इसमें भी जेवीएम होगा। तो अब जेवीएम सब में है तो बाइट कोड तो कॉमन हो गया सबके लिए। ठीक है, देन हमारा ये जो फिजिकल मशीन है, ये मैक का फिजिकल मशीन हो गया, ये लाइनेक्स का हो गया और ये विंडोज का, तो जेवीएम अब इसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद ये मशीन कोड, मतलब ये जो बाइट कोड है आफ्टर कंपाइलेशन, जावा प्रोग्राम का जैसे कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ हमें बाइट कोड मिला। अब ये बाइट कोड जो है ये मशीन कोड ही है, बट ये किसके लिए मशीन कोड एज अ वर्क करेगा, जावा की वर्चुअल मशीन। जो बाइट कोड है ये एज अ मशीन कोड या किसके लिए वर्क करेगा, जो वर्चुअल मशीन। ठीक है, बट जो हमारी मशीन है जिसपे हम कोड लिख रहे हैं, हमारा खुद का सिस्टम, फिजिकल मशीन, लोकल मशीन जिसे हम बोलेंगे, उसके लिए तो मशीन कोड अभी जनरेट ही नहीं हुआ। और जब तक उस मशीन के लिए जनरेट नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मेन एग्जीक्यूशन तो हमारी लोकल मशीन कर रही है ना, जो हम यूज कर रहे हैं। ये तो वर्चुअल मशीन है जो कि कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बाइट कोड एज अ मशीन कोड है, जेवीएम के लिए काम करता है। देन जेवीएम एज अ इंटरप्रेटर वर्क करता है बाइट कोड के लिए, और उसको इंटरप्रेट करके हमें नेटिव कोड में, नेटिव कोड क्या, नेटिव का मतलब क्या समझते हो, लोकल मशीन कोड, यानी अगर मैं जो भी मशीन यूज कर रहा हूं उसके स्पेसिफिक एक मशीन कोड जनरेट करता है। देन एग्जीक्यूट होके हमें क्या मिलता है, आउटपुट। इतना समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम बाइट कोड को अगर समझें, बाइट कोड क्या है, इट इज अ इंटरमीडिएट कोड। बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड है। क्यों? क्योंकि पूरा अगर कंपाइलेशन प्रोसेस समझो, तो जावा प्रोग्राम देन कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद बीच में हमें बाइट कोड मिला, ये ठीक है, ये हमारा बाइट कोड मिला, ठीक है, ये वाला बाइट कोड के बाद जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करता है। देन नेटिव कोड मिलता है जो हमारा मशीन स्पेसिफिक कोड, लोकल मशीन स्पेसिफिक कोड होता है, और ये एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट देता है। ये बीच में हमें, ये बीच में मिलता है हमें, इंटरमीडिएट कोड है, विच इज अ जस्ट लाइक अ मशीन कोड फॉर जेवीएम। ये मशीन कोड हमारे लोकल मशीन के लिए नहीं है, ये जेवीएम वर्चुअल मशीन के लिए है, ठीक है। तो बाइट कोड को हम बोल सकते हैं कि बाइट कोड इज अ इंटरमीडिएट कोड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड। बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने विंडोज में रह के जावा का प्रोग्राम कंपाइल किया और हमें बाइट कोड मिल गया। अब ये बाइट कोड स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ ये लाइनेक्स में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये मैक में भी जाके मैक के प्लेटफॉर्म में भी रन हो रहा है, बस जेडीके होना चाहिए, है ना। तो ये बाइट कोड मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ ना। तो बाइट कोड क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। इट इज अ इंटरमीडिएट कोड विच इज एग्जीक्यूटेड और इंटरप्रेटेड बाय द जेवीएम। ये इंटरप्रेट होता है इसके द्वारा, जेवीएम के द्वारा, यानी जेवीएम जस्ट लाइक अ इंटरप्रेटर बाइट कोड, ये इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। यानी जावा प्रोग्राम दो स्टेप पे एग्जीक्यूट होता है, पहले तो कंपाइल देन इंटरप्रेट। कंपाइल हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक है, डॉट जावा फाइल,
ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो कोड हम जावा में लिखते हैं, उसका ये एक्सटेंशन है डॉट जावा फाइल, और इंटरप्रेट होता है हमारा बाइट कोड, और बाइट कोड का जो एक्सटेंशन है वो होता है डॉट क्लास। यह भी मैं सब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि अब हम प्रोग्राम जो भी बनाएंगे तो उसको सेव करेंगे, तो हम उसको सेव करेंगे किसी नाम से, देन लास्ट में लगा देंगे डॉट जावा, और जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो बाइट कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, और उसका लास्ट नेम यानी डॉट एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास होगा। ये एक्सटेंशन नेम जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये जस्ट लाइक जैसे हम यूज करते हैं अपने नाम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ना, ऐसे कंप्यूटर में भी फाइल जो होती हैं उसके भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम होते हैं। तो फाइल का जो लास्ट नेम है उसको हम एक्सटेंशन नेम बोल देते हैं। और लास्ट नेम से क्या पता चलता है, अगर हम रियल एग्जांपल देखें तो हम अपने लास्ट नेम से क्या पता कर पाते हैं कि हम किस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं ना? यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं कि किसी का लास्ट नेम मिश्रा है, तो क्या समझ आएगा कि वो किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है? हम केवल लास्ट नेम देखकर या सुनकर केवल पता लगा लेते हैं ना कि हाँ ये भाई ब्राह्मण है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम किसी भी फाइल का लास्ट नेम देखेंगे और पता लगा लेंगे कि हाँ ये फाइल किस टाइप की है। तो अगर तुम कभी देखे होगे mp4.mp4.mp3, ऐसे एक्सटेंशन किसके होते हैं? .mp3 अगर देखा मतलब वो म्यूजिक फाइल ही है, .mp4 होगा मतलब वो कैसी फाइल होगी? वीडियो फाइल होगी। ये एक्सटेंशन से हम पता लगा पाते हैं ना फाइल का .mp3 mp4। इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? कभी देखा है इमेज फाइल के लास्ट में क्या लगा होता है? बोलो। .jpg। तुम .pdf कोई भी पीडीएफ फाइल लोगे तो यहाँ पे .pdf मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन है .jpg। ये है इमेज फाइल का .png। ये है ट्रांसपेरेंट इमेज का .mp3। ये म्यूजिक फाइल के लिए है .mp4। ये हमारा वीडियोस के लिए है ना? तुम कभी फोन में देख लेना, हर फाइल के लास्ट में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगा होगा। तो ऐसे ही अगर मेरा कोई फाइल जावा प्रोग्राम का है तो उसका जो लास्ट नेम डॉट जावा होगा। ठीक है, और जब बाइट कोड कोई फाइल जनरेट होगी तो उस बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? डॉट क्लास। ध्यान से सब नोटिस करते जाना, लिखते जाना, जो करना है करना। टेस्ट में यही सब पूछेंगे हम। इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, किसी को कोई डाउट अभी तक? sir. हाँ Sir, बोलो बोलो। बाई कोड का थोड़ा सा डिफिनेशन बता दीजिए. Which is attitude? देखो बाइट कोड क्या है प्रॉपर, पहले यहाँ पे डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेन किया है। डेफिनेशन में अगर जाना चाहते हो तो यहीं से तुम डेफिनेशन बना सकते हो। बाइट कोड कब मिलता है? आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम। यहाँ पे कंपाइल हुआ, बाइट कोड मिला। और बाइट कोड को मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, चाहे वो विंडोज का है, चाहे वो लाइनेक्स का है, चाहे वो मैक का, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मैं इजिली एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। यानी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड हुआ। पूरे एग्जीक्यूशन प्रोसेस के, जावा प्रोग्राम के पूरे एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे ये हमें बीच पे मिलता है आफ्टर कंपाइलेशन, है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम। समझ आया? सिंपल। विच इज गेटिंग आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम, यानी जब भी हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब हमें ये मिलता है, या जनरेटेड बाय आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम, इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। समझ आया? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो बाइट कोड अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बाइट कोड का एक्सटेंशन Yes, क्या yes, है? sir. बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? बताओ। Class.
क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास जावा प्रोग्राम का JVM ठीक है। जेवीएम एक्सटेंशन नहीं है, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है जेवीएम, यानी जेवीएम एज अ इंटरप्रेटर वर्क करता है बाइट कोड के लिए। तो हमारा ये बाइट कोड हो गया। देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन में भी अगर आओ तो ये है द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड विच जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स द जावा सोर्स कोड इनटू अ प्रोग्राम इंडिपेंडेंट कोड। आया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, जावा सोर्स कोड यानी जावा प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा और मिलेगा हमें क्या, इंडिपेंडेंट कोड, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो जो मैंने समझाया क्या ये वैसा ही कुछ लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। हमने ट्रांसलेटर को भी डिस्कस कर लिया कि ट्रांसलेटर क्या है ना। यस सर। तो Yes, sir. ट्रांसलेटर सिंपली नाम से भी समझ आता है दैट ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, या लो लेवल लैंग्वेज में, यानी 01। कौन सा 01 पे। तो हमारे पास फर्स्ट है इंटरप्रेटर, देन दूसरा है कंपाइलर, और दोनों का हमने डिफरेंस समझ लिया। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर एट वंस। ठीक, समझ आया? यस सर। यस सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का फ्लो भी दिया हुआ है कि हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज, उसको तो उसका इंटरप्रेटर का समझा रहा है। ठीक है, ये कंपाइलर का है। कंपाइलर कैसे काम करता है, सोर्स कोड को कंपाइल करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बस एट वंस करता है, और वो लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब कंपाइलेशन प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, किसको समझते हैं? कंपाइलेशन। तो मैंने कंपाइलेशन प्रोसेस भी बताया है। देखो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, ये दिख रहा है यस। हमारा जावा प्रोग्राम होगा जो कि सोर्स कोड या डॉट जावा फाइल, यही है जावा प्रोग्राम सोर्स कोड। इसको कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल होने के जस्ट बाद हमें बाइट कोड मिलेगा। बाइट कोड को जेवीएम क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी इंटरप्रेट करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। देन हमें मशीन कोड या नेटिव कोड मिलेगा, देन आउटपुट। आओ यहाँ पे भी देखते हैं। ये थ्योरी तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मैं तुमको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, प्रीवियस क्लास में बोला था ना कि पढ़कर आना बुक, जो भी पढ़ा दिया हूँ। किसने किसने बुक रीड किया? यस। ये हो यस सर की। तो यहाँ पे देखो ये एग्जीक्यूशन फ्लो है अपना जावा प्रोग्राम और जावा सोर्स कोड। ये सबसे पहले क्या होगा, इस प्रोग्राम को, हमारा जो जावा प्रोग्राम है ये कंपाइल होगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। जस्ट आफ्टर कंपाइलेशन, आफ्टर कंपाइलेशन हमें क्या मिलता है, जस्ट अभी बताया एक्सप्लेनेशन टाइम पे, क्या मिलता है, बाइट कोड, बाइट कोड डॉट क्लास फाइल। ठीक है, ये जावा सोर्स कोड यानी डॉट जावा वाली फाइल होगी। और ये जैसे ही कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो हमें डॉट क्लास फाइल मिलेगी। और डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड को जेवीएम क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, यानी ये जेवीएम इसको कन्वर्ट, क्योंकि ये बाइट कोड तो मशीन कोड है जेवीएम के लिए। अब जेवीएम इस मशीन कोड को फर्दर इंटरप्रेट करके कन्वर्ट करेगा हमारी मशीन कोड में, जो हम मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ? यस सर। बस यस। देन हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये था सिंपल सा। अब बात कर लेते हैं सोर्स कोड की। तो जो भी जावा का प्रोग्राम हम लिखते हैं
हम प्रोग्राम जो भी लिख रहे होते हैं उसको एक साथ हम क्या बोल देते हैं, सोर्स कोड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगी। हम यहाँ पे बोले क्लास ए नाम की क्लास बनाई, ठीक है, इसके अंदर वाइड सो करके मेथड बनाया, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होंगे ऐसा। तो अब पर्टिकुलर इस लाइन को बोलूं तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि क्लास को डिक्लेयर कर रहा है। तो इस तरह हर एक पर्टिकुलर लाइन को हम ना देख के एक साथ अगर मैं बोलूं कि ये एक साथ पूरा जो भी इंस्ट्रक्शन पूरा लिखा हुआ है उसको एक साथ मैं क्या बोल देता हूँ, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी कैन से इट सोर्स कोड। ठीक है, यानी ये मेरा पूरा एक साथ में इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा सोर्स कोड है। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. देखो द सीक्वेंस of set of instruction or statement written by a computer programmer using a programming language, यानी जो भी प्रोग्रामर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखता है उन सब को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, सोर्स कोड। समझ आया? प्रोग्राम भी बोलते हैं प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट कोड किसे बोलते हैं? तो देखो जावा से पहले हमारे पास, जावा से पहले सी, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज थी। ठीक है, तो इनमें भी कंपाइलर यूज होता था, और जब सी या सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करते थे तो आफ्टर कंपाइलेशन हमको ऑब्जेक्ट कोड मिलता था, यानी द कोड विच इज जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन। ठीक है, ऐसा कोड जो हमें कंपाइलेशन के बाद मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, और वही चीज जावा में हम उसे बाइट कोड बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, बाइट कोड। यानी अगर डेफिनेशन में आओ तो देखो द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन। मैंने बाइट कोड भी बोला था कि ये मशीन कोड ही है लेकिन जेवीएम के लिए। तो ऑब्जेक्ट कोड भी क्या है, एक मशीन कोड है जो आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड, जो हमारा सोर्स कोड है उसके कंपाइल होने के बाद हमें मिलता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। वही जावा में हम बोलते हैं बाइट कोड, लेकिन सी सी प्लस प्लस में उसी चीज को हम ऑब्जेक्ट कोड बोल देते थे। ठीक है, समझ आया? यस सर। तो ऑब्जेक्ट कोड एक मशीन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज का कोड ही है जो कि आफ्टर कंपाइलेशन मिलता है। ठीक है, सिंपल। देन कुछ फीचर्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं, जावा के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अच्छा इतना सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो तुम ही बताओ किसकी वजह से जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? किसकी वजह से? अगर थोड़ा समझ आया होगा तो तुम बता सकते हो। क्योंकि वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन हो सकता है। हाँ, तो किसकी वजह से ये किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है? ऐसा क्या चीज था जिसकी वजह से जावा का प्रोग्राम डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन हो पा रहा है? बीच में लैंग्वेज, नहीं, लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज? बाइट कोड सर। वेरी गुड। जेवीएम जेडीके। किसने बोला बाइट कोड? सर ज्योति। बिल्कुल सही। बाइट कोड की वजह से जावा का प्रोग्राम हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर पा रहे हैं। बाइट कोड ही तो था जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ले जाके रन कर पा रहे हैं, अगर जेडीके अवेलेबल है तो। देखो एक स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखाता हूं। सबसे आउटर एरिया,
ये आउटर एरिया हमारा जेडीके होता है, और जेडीके के अंदर हमको JRE मिलता है, और इसके अंदर हमको मिलता है JVM। समझे? तो जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। ये क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। इसको हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करते हैं। जरूरत क्यों है? अगर हमें जावा का प्रोग्राम अपने सिस्टम के अंदर डेवलप करना है, उसे रन करना है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कराता है? और वो टूल्स जिसकी हेल्प से हम उसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, वो सारे टूल्स भी चाहिए होंगे ना। तो ये जेडीके ही हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। डेवलपमेंट किट ही है अब ये सारे टूल्स का किट, जो कि जावा डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। और जब जेडीके को हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ JRE और JVM ऑटोमेटिक मिल जाता है। जेडीके के अंदर आता है JRE, और JRE के अंदर आता है JVM। JRE का फुल फॉर्म क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ध्यान से सब नोट करते जाना, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ये क्या करता है? रन टाइम इन्वायरमेंट हमारे प्रोग्राम को प्रोवाइड कराता है। जैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो रन टाइम में ही सब होता है ना। प्रीवियस क्लास में अगर कुछ याद हो तो हम स्कैनर जैसी कुछ चीजें यूज करते थे इनपुट लेने के लिए। तो एग्जीक्यूशन टाइम में, रन टाइम में जो भी सपोर्ट है वो JRE प्रोवाइड कराता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। देन इसके अंदर हमें JVM मिलता है। JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यही है जो मेन बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है हमारे JVM प्रोग्राम को, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपमेंट किट। समझ आया? यस सर। वापिस आते हैं अपने फीचर्स में। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब सब समझ गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जावा लैंग्वेज, जिसकी वजह से इसका मतलब क्या है कि हम जावा के प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म में क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर मैंने एक बार जावा का प्रोग्राम बना लिया तो अब उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके मैं रन कर सकता हूँ। दोबारा दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुझे दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो चीज है, सेकेंड पॉइंट, राइट वंस रन एनीवेयर, ये वही चीज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रोग्राम को एक बार रन करो और कहीं पे भी जाके उसे रन करो। पूरा राइट वंस रन एनीवेयर। इट मीन्स the program written in Java can be successfully executed in other platform without any change। समझ आया? हेलो? यस सर। देन जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को जावा सपोर्ट करता है, जिसके अंदर ये उसके मेन पिलर्स जो है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, क्लास ऑब्जेक्ट जैसी सारी चीजें ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम रियल टाइम, रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसे मेंटेन करना इजी होता है, ठीक है। इजियर एंड कन्वीनियंट प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन कोडिंग इज वेरी सिंपल। अब सिंपल बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि अब एकदम से सिंपल है, बट यस थोड़ा सा सिंटेक्स समझ आ गया, बहुत इजी है जावा में कोडिंग करना, ठीक है। ज़्यादा मतलब इतना तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी समझ देखने को नहीं मिलेगी जैसे प्रीवियस लैंग्वेज में C++ में था। तुम अब उससे अवेयर नहीं हो तो तुम्हें लग रहा होगा, बट मैंने पढ़ा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जावा बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू C++ लैंग्वेज और C लैंग्वेज, ठीक है। देन यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इस जहाँ पे भी हम इसके प्रोग्राम को रन करते हैं, टाइप करते हैं, और इसके जो भी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वेरी इजी है, वेरी यूजर फ्रेंडली है, आसान है समझना, ठीक है। देन जावा इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे
तुम हाईलाइट कर रहे हो, अगर मैं इसको ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन, रॉबस्ट है कि ये जावा जो है वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन जैसे फीचर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जावा को एक रॉबस्ट लैंग्वेज बनाती है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है ये समझो। तो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, या तुम लोग के इजीली समझने के लिए अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए में कुछ वैल्यू रख दी, बी में कुछ वैल्यू रख दी, ठीक है, एंड सी इक्वल ए प्लस बी, और यहाँ देन प्रिंट करा दिया सी को। इसके जस्ट बाद यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या होगा, जावा क्या करेगा, ए के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट करेगा, बी के लिए भी और सी के लिए भी। बट इन तीनों के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, यानी हमारा मेमोरी में ये जाके बैठ गए, ए बी सी ये रिजर्व हो गए, मेमोरी में जगह स्पेस ले लिए। बट अब पूरे प्रोग्राम में जैसे ही इनका स्कोप खत्म होता है, ठीक है, यानी अब आगे प्रोग्राम में अगर ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन क्या करता है कि अगर इनका यूज नहीं है तो ये मेमोरी से ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इनको क्या कर देगा, फ्री कर देगा, यानी हटा देगा अगर यूज नहीं है। लेकिन इनके प्रीवियस लैंग्वेज में क्या होता था कि अगर यहाँ पे ए बी सी बैठे हुए हैं और इनका आगे फर्दर कोई यूज नहीं है, तो इसको हमें मैन्युअली करना पड़ता था। ये ऑटोमेटिक स्पेस खाली नहीं करते थे, हमें खुद जाके इन स्पेस को मैन्युअली इंस्ट्रक्शन टाइप करके फ्री करना होता था। अगर फ्री नहीं करेंगे तो ये स्पेस फालतू में लिए बैठा रहेगा, भले उसकी जरूरत नहीं है फिर भी। तो इससे क्या होता था, मेमोरी ज्यादा लगता था। यहाँ पे ये सारी चीजें हमें करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ती है कि हम जाके खुद फ्री करें, ये सारा टेंशन अब फ्री रह सकते हैं। इसके लिए जावा ऑटोमेटिक ये सारी चीजें हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें, यही चीज कहलाती है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन। ये समझ आया? यस सर। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये रन टाइम एरर्स होती हैं। अब इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर है पूरा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये अनदर फीचर हो गया। देन जावा इज सिक्योर, ठीक है। जावा हमें सिक्योर इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड कराता है कि जिससे हम अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएं सिक्योरली, यानी सिक्योर एप्लीकेशन बिल्ड कर पाएं। यहाँ पे बिल्ट इन सपोर्ट्स, हमें कई सारी बिल्ट इन सपोर्ट्स मिलते हैं, लाइब्रेरीज मिलती हैं, जिसके थ्रू में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योर एप्लीकेशन जावा के अंदर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेन फीचर्स, समझ आया? नेटिव कोड, नेटिव कोड का मतलब ये है कि हमारा जो लोकल मशीन है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे अभी करंट पे मैं क्लास ले रहा हूँ, अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ना, तो अब इस लैपटॉप के लिए जो कोड जनरेट होगा जेवीएम बाइट कोड को, यानी जावा वर्चुअल मशीन के लिए है वो बाइट कोड मशीन कोड। अब जेवीएम क्या करेगा, उस बाइट कोड को ट्रांसलेट करेगा यूजिंग इंटरप्रेटर, वो खुद ही इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। और उसके बाद जो कोड मशीन कोड निकल के आएगा, वो मशीन कोड मेरे इस स्पेसिफिक मशीन के लिए होगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो नेटिव कोड है। नेटिव मतलब जो हम यूज कर रहे हैं लोकल मशीन के लिए, समझ आया? यस सर। अभी किसी को कोई डाउट? सर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एपीआई प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम में हमने कल प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारे पास एक अपलेट प्रोग्राम होता है और एक एपीआई। तो अपलेट प्रोग्राम होता है एचटीएमएल और जावा, जब एचटीएमएल और जावा के प्रोग्राम को एम्बेड किया जाए, एचटीएमएल के साथ ना, जावा का प्रोग्राम एचटीएमएल के प्रोग्राम के साथ एम्बेड किया जाए, वो हमारा अपलेट प्रोग्राम कहलाता है। और उसको वेब ब्राउजर में, जो जावा अनेबल्ड ब्राउजर होते हैं उसके अंदर वो अपलेट प्रोग्राम चलते हैं, ब्राउजर में चला सकते हैं। एपीआई प्रोग्राम जो होता है वो स्टैंडअलोन जावा प्रोग्राम होते हैं, यानी प्योरली जावा में लिखा गया कोड एपीआई प्रोग्राम होता है, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, जेवीएम।
ठीक है, तो एपीआई प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम। ठीक, बस सिंपल यही है, जो स्टैंड अलोन ओनली जावा में लिखा गया प्रोग्राम, एपीआई प्रोग्राम। समझ आया? यस और नो? यस सर। अभी क्या करना है तुम लोग को, जो समरी है फटाफट इस समरी को रीड आउट करो, जो भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा वो मुझे बताओ, सारे पॉइंट्स फटाफट जितना टाइम है अभी रीड करो, और जो नहीं समझ आ रहा उसको जल्दी से मेरे को बताना। सर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रीवियस क्लास में नहीं थे क्या? जो लोग क्लास में नहीं थे उनके लिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया था, उसको देखना चाहिए था। चलो इनहेरिटेंस को वापस एक बार रिकॉल करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी, हम प्रोग्राम में क्लास बनाते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर। मेरे पास एक क्लास है ए और एक क्लास है बी, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो बी क्या करना चाहता है, इस ए क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता है, तो डायरेक्ट नहीं करेगा, बट अगर करना चाहता है तो इसे को यूज करना पड़ेगा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी ये ए के प्रॉपर्टी ये बी क्या कर ले, एक्सटेंड कर ले। ठीक है, तो यही प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाती है, यानी द एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, और एग्जिस्टिंग क्लास जो पहले से क्लास है उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज करना, एक्वायर करना, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। समझ आया? यस सर। जैसे अगर ए क्लास में कोई वेरिएबल बना होता है ए नाम का, और अगर इनहेरिटेंस हमने यूज किया तो बी क्लास के अंदर सेम यही वेरिएबल में यूज कर लेता डायरेक्ट, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है, और जिस क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है उस क्लास को हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास। और जो क्लास प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे बी एक्वायर कर रहा है, तो बी हमारी चाइल्ड क्लास कहलाएगी, या डिराइव्ड क्लास, या सब क्लास कहलाएगी। समझ आया? और सर जावा इज रोबस्ट, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या?